Hello students, good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, आशा करती हूँ कि आप सभी घर पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो आप प्रॉपर वे में कर रहे हैं। डेली की डेली जो भी आपको वर्क दिया जाता है उसको आप प्रॉपर वे में करते रहिए और डेली अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो आज का वर्क आपको दिया गया है उसको कल के लिए पेंडिंग मत छोड़िए। अदरवाइज क्या होगा कि आपके पास कह सकते हैं कि बहुत सारा जो वर्क है वो पेंडिंग हो जाएगा और आपके लिए करना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डेली जो आपको वर्क दिया जाता है सभी सब्जेक्ट्स में, डेली उनको अपना कंटिन्यूसली उस काम को करते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। और आशा करती हूँ कि जब भी सिचुएशंस नॉर्मल होगी तो क्लासेस में जब हम मिलेंगे तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स का जो भी वर्क करवाया गया है वो सभी का प्रॉपर वे में हमें मिले। तो क्लास 11th हिस्ट्री में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 6 एंड दैट इज द थ्री ऑर्डर्स। थ्री ऑर्डर्स इट मीन्स तीन वर्ग। थ्री ऑर्डर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब हमने बात की मिडिवल यूरोप की, मध्यकालीन यूरोप की हम बात कर रहे थे, तो उसमें कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड था वो कौन सा था, 5वीं शताब्दी से लेके 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड यूरोप में काउंट हुआ, मिडिवल जो पीरियड था, उसमें तीन वर्ग मेनली आए थे। सबसे फर्स्ट उन्होंने क्या रखा था कि सबसे पहले नंबर पर वहां पर चर्च और उससे रिलेटेड जो भी पर्सन थे वो काउंट होते थे। सेकंड में नोबिलिटी पर्सन्स काउंट होते थे और जो थर्ड इनका वर्ग था, तीसरा जो वर्ग था वो था इनका स्लेवरी, यानी कि दासों का जो कह सकते हैं कि वर्ग था उसको काउंट किया जाता था। तो आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन। फर्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के बारे में हमने बात की थी कि सामंतवाद जो था वो क्या था, यानी कि बड़े बड़े जब लैंड ओनर्स के पास बहुत ज्यादा जमीनें आ गई थी और साथ में कह सकते हैं कि उनकी उन जमीनों के कारण ही उनकी जो पावर थी, चाहे वो पॉलिटिकल रूप से थी, चाहे वो इकोनॉमिक रूप से थी, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी रूप में थी, वो सारी की सारी पावर उनकी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी और इसी चीज को नाम दिया गया था सामंतवाद का। तो फेडरलिज्म क्या है? द टर्म फेडरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड, जो जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिससे निकला हुआ है फ्यूड। अब इसका मीनिंग क्या होता है? फ्यूड इज ए पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा। सो दैट दिस सिस्टम इज नोन एज फेडरलिज्म इन विच सर्विसेज वर ऑब्टेन्ड फॉर लैंड। तो इसमें फेडरलिज्म में वो सर्विसेज, वो सेवाएं जो कि हम किससे प्राप्त करते हैं, जमीन से हमें मिलती थी, लैंड से हमें मिलती थी, उसको नाम क्या दिया गया था? फेडरलिज्म। देखो, फेडरलिज्म को अगर हम इजी वर्ड्स में अगर इसको चीज को देखें तो जो जमीन के बदले में कह सकते हैं कि जिसके पास जितनी ज्यादा लैंड थी, जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन थी, वो उसका जितना ओनर था जितनी जमीन का, वो सारे के सारे क्या कहलाए थे? सारे के सारे सामंत कहलाए थे। और इस सारी प्रोसीजर को क्या नाम दिया गया था? फेडरलिज्म नाम दिया गया था, सामंतवाद का नाम दिया गया था। इट मीन्स बड़े बड़े लैंड ओनर्स जिनकी पावर किसके बेस के ऊपर उन्होंने स्टेब्लिश की है? जमीन के बेस पर, लैंड के बेस पर जिन्होंने स्टेब्लिश की थी। इस पूरी ही प्रोसीजर में कह सकते हैं कि जो यूरोप था उस टाइम पीरियड के दौरान फर्स्ट जो फेडरलिज्म की स्टार्टिंग मानी जाती है वो फ्रांस से मानी जाती है और धीरे धीरे मिडिवल टाइम के दौरान ये पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, ये पूरी की पूरा जो सिस्टम था वो पूरे यूरोप में फैल गया था। तो फेडरलिज्म का जो कहाँ से निकला है, ये लिया गया है जो जर्मन लैंग्वेज है उसके वर्ड फ्यूड से। इट मीन्स सर्विसेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। फेडरल सोसाइटी एमर्ज्ड इन मिडिवल यूरोप। मध्यकालीन जो यूरोप का टाइम पीरियड था उसके दौरान सामंतवाद का उदय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वाज मैनर, कि मैनर क्या होते थे, मैनर किसको बोला जाता था उस टाइम पीरियड के दौरान। अलग अलग डेफिनेशंस वर्ड आएंगे हमारे इसमें और हम एक एक के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैनर इट मीन्स फर्टाइल लैंड वाज नोन एज मैनर। ए लॉर्ड हैड इज ओन प्लेस विद इन द मैनर। अब देखो, मैनर थी जब सामंत लोग थे जो उनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, बहुत ज्यादा लैंड थी, तो उनके रहने का कह सकते हैं कि जो उनकी जमीन का टुकड़ा था, बड़े बड़े जो उनके पास फॉर्म वगैरह थे, वहां पर जो लोग अपने रहने के लिए जो घर बना लेते थे उनके सामंतों के घर को मैनर कहा जाता था। फर्टाइल जो लैंड होती थी, जो उपजाऊ कह सकते हैं जमीन होती थी। ए लॉर्ड हैज हिज ओन प्लेस विद इन द मैनर, और उसका खुद का घर होता था उस मैनर में, इसका सामंत का जिसकी जमीन होती थी। पीपल लिविंग इन द मैनर हैड टू सर्वाइव ऑन द मैनर्स लैंड।
और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहां पर सरवाइव करते थे, उनके आसपास मैनर वाले एरियाज में रहते थे। इट मीन्स कि वो अपने सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड करवाते थे, चाहे वो ट्रेडर्स थे, चाहे किसी भी प्रकार के लोग थे, वो क्या करते थे, वहां पर रहते थे। मैनर के आसपास कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सोसाइटी स्टेब्लिश हो जाती थी। तो वो लोग क्या करते थे, वहां पर अपनी सर्विसेज देते, सेवाएं देते थे और साथ में वहां पर सर्वाइव करते थे, रहते थे। लॉर्ड ऑफ द मैनर लिव्ड इन ए लाइफ फुल ऑफ लेजर बट लाइफ ऑफ पीजेंट्स वाज फुल ऑफ शोर्स। अब देखो जब बात आती है वहां पर सेवाएं प्रोवाइड करवाने वाले जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनकी जो लाइफ थी वो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दुखों से भरी हुई थी। क्योंकि हमने जब थर्ड ऑर्डर के बारे में रीड किया था तो उसमें हमने पीजेंट और सर्फ के बारे में रीड किया था। पीजेंट्स जो ऐसे किसान जो उनकी जमीन पर खेती करते थे, जिनके बदले में कहते थे कि उनको थोड़ा बहुत वेज दिया जाता था, लेकिन जो सर्फ थे उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा बैड कह सकते हैं। ना तो उनको वेजेस मिलता था, ना वो मैनर को छोड़ सकते थे और ना ही बिना अपने मालिक के परमिशन के वो वहां से जा सकते थे। तो मैनर में जो उसके आसपास लिव रहते थे, जो कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े लॉर्ड्स रहते थे, सामंत रहते थे, उनकी जो कह सकते हैं लाइफ थी वो बहुत ज्यादा आरामपूर्ण थी, बहुत ज्यादा लग्जरीज थी। और जो पीजेंट्स वहां पर रहते थे, उसके आसपास वाले एरियाज में रहते थे, उनकी जो लाइफ थी वो दुखों से भरी हुई थी। तो मैनर क्या था, मैनर था जमीन का एक बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा या बहुत सारी जमीन जो किसकी होती थी, लॉर्ड्स की होती थी। और लॉर्ड्स का जो रहने का स्थान था वो कहाँ होता था, मैनर में होता था। अपनी जमीन के ही पास वो रहता था और उसके पास आसपास क्या हो जाता था कि पूरी सोसाइटी डेवलप हो जाती थी। किन लोगों की, जो लॉर्ड्स को क्या करते थे, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे। तो वहां पर रहने वाले जो लॉर्ड्स होते थे, जो सामंत होते थे, उनकी जो सिचुएशन थी बहुत अच्छी थी, बहुत बेटर थी, क्योंकि उनके पास पावर थी, पैसा था। साथ में जो वहां पर काम करने वाले लोग थे, पीजेंट्स लोग थे, उनकी सिचुएशन कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो इस प्रकार से मैनर में फर्टाइल लैंड, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैनर का रहने का हाउस था उसको, जो लॉर्ड्स का रहने का हाउस था उसको क्या बोलते थे, मैनर बोलते थे। अब उसके बाद देखते हैं हम वर्ड आता है हमारा फीफ, कि व्हाट वाज फीफ अंडर द फेडरल सिस्टम। जब फेडरल सिस्टम था यूरोप में, सामंतवाद का बोलबाला था, उस टाइम के दौरान फीफ जो होता था वो क्या होता था, फीफ किसको बोला जाता था। तो इसमें देखते हैं कि द नाइट्स हमने वर्ग बताया था योद्धा वर्ग, यानी कि जो किसके लिए काम करते थे, सामंतों के लिए किसका काम करते थे, सोल्जर्स का काम करते थे, सिपाहियों का काम करते थे। तो नाइट्स वाज गिवन ए पीस ऑफ लैंड। अब उसके बदले में लॉर्ड्स क्या करते थे कि वो नाइट को क्या करवाते थे, प्रोवाइड एक जमीन का टुकड़ा देते थे। किस कारण से, ताकि वो भी अपना, यानी कि उसको कह सकते हैं कि वेजेस की जगह पर क्या दिया जाता था, ए पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था बाय द लॉर्ड। दिस पीस ऑफ लैंड वाज कॉल्ड फीफ। अब उसके बाद बात आती है कि ये जमीन का जो टुकड़ा लॉर्ड्स के द्वारा दिया जाता था, किसको दिया जाता था, नाइट को। नाइट कौन होते थे, जो कि सोल्जर्स जैसे सेवाएं प्रोवाइड करवाते थे लॉर्ड्स को। तो उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था फीफ बोला जाता था। इट मीन्स फीफ का मीनिंग क्या होगा, अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग देखें, ए पीस ऑफ लैंड गिवन टू नाइट्स बाय लॉर्ड्स। अब उसके बाद दिस पीस ऑफ लैंड वाज कॉल्ड फीफ। फॉर दिस लैंड द नाइट हैड टू पे हिज लॉर्ड ए रेगुलर फी एंड ए प्रोमिस टू फाइट फॉर हिम इन वॉर। इसके बदले में नाइट्स को मैंने बताया आपको कि क्या करना होता था, कि उनको प्रोमिस करना होता था, साथ में उनको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवानी होती थी लॉर्ड्स को। किस टाइम पीरियड के दौरान, फाइट फॉर हिम इन वॉर। जब भी कोई लड़ाई होती उनकी आपस में, या कह सकते हैं किसी भी प्रकार का जो युद्ध होता था, उस टाइम पीरियड के दौरान नाइट्स क्या करते थे कि वो अपने लॉर्ड्स को, अपने स्वामी को, सामंतों को सोल्जर्स जैसे सेवाएं प्रोवाइड करवाते थे। तो हमने रीड किया था इसके बारे में कि फीफ क्या था, ए पीस ऑफ लैंड, किसको दिया गया था, नाइट्स को। किसके द्वारा दिया गया था, लॉर्ड्स के द्वारा। उसके बदले में नाइट्स को क्या करना होता था, नाइट्स क्या करता था कि अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवाता था ड्यूरिंग द वॉर। अब आगे बात करते हैं हम, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, टीथ एंड टैली। दोनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि टीथ क्या था और टैली क्या था। हम बात कर रहे हैं मिडिवल यूरोप की, जिसमें हम रीड कर रहे हैं 3 ऑर्डर्स के बारे में, 3 वर्ग के बारे में, कि किस प्रकार की सोसाइटी थी, किस प्रकार के ऑर्डर्स बने हुए थे, किस प्रकार के वर्ग बने हुए थे। साथ में हम कह सकते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन वहां पर थी और क्या क्या वहां पर काम हो रहा था, क्या क्या चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, किस प्रकार के टैक्सेस वगैरह लगाए गए थे, कौन उस टाइम पीरियड के दौरान पावरफुल बना हुआ था। तो आगे हम देखते हैं व्हाट वाज टीथ। टीथ क्या था, द चर्च वॉज गिवन
द राइट टू टेक 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट। अब देखो, जब हमने रीड किया स्टार्टिंग में मिडिवल यूरोप के बारे में, तो हमने 3 ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में सबसे फर्स्ट नंबर पर चर्च, सेकंड पर नोबिलिटी, थर्ड नंबर पर हमने रीड किया था पीजेंट्स को। अब बात आती है चर्च की फर्स्ट नंबर पर। तो चर्च ने क्या क्या हुआ था कि चर्च ने गिवन द राइट, चर्च को ये राइट मिला हुआ था, ये अधिकार मिला हुआ था कि वो 1/10 पार्ट किसी भी पीजेंट की जितनी भी फसल उगती है, कितना भी उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसका 1/10 पार्ट चर्च को राइट मिला हुआ था टैक्स के रूप में पीजेंट्स से लेने का। ओवर द कोर्स ऑफ ए ईयर, एक पूरी साल में, एंड इट वॉज कॉल्ड टिथ। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, टिथ में और टैली में। तो टिथ की जब हम बात कर रहे हैं तो टिथ एक प्रकार का टैक्स था जो कौन वसूलता था, चर्च के द्वारा लिया जाता था। किससे लिया जाता था? पीजेंट्स से लिया जाता था। और कितना पार्ट? टोटल प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम टैली की। दोनों ही साथ साथ हैं, दोनों ही एक प्रकार के कह सकते हैं हम टैक्स हैं। आगे देखते हैं कि टैली वॉज ए काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब अगर बात आए कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो डायरेक्ट टैक्स का टैली, दैट मीन्स समटाइम इम्पोज्ड ऑन पीजेंट्स। अब देखो, दोनों में डिफरेंसेस देखना है हमें, टिथ में और टैली में। तो पीजेंट्स के ऊपर इम्पोज्ड किया जाता था टैक्स। सारे के सारे किस पे इम्पोज हो रहे हैं? सारे के सारे टैक्स इम्पोज हो रहे हैं पीजेंट्स के ऊपर, यानी कि किसानों के ऊपर। लेकिन इम्पोज किसके द्वारा किए जा रहे हैं? यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक चर्च वसूल रहा है, दूसरा कौन कर रहा है? किंग ले रहा है। अब उसके बाद बात आती है किंग की, कि जो राजा था वो डायरेक्टली इम्पोज कर देता था किसानों के ऊपर कि आपकी जो फसल है, जिसके आपकी जो क्रॉप है या आपका जो प्रोडक्शन है, उसका टैक्स हमें पे करेगा, यानी कि राज्य को टैक्स पे किया जाएगा बाय द पीजेंट्स एंड नोबल्स। अब इसमें वर एग्जाम्पटेड फ्रॉम पेइंग दिस टैक्स। अब देखो, पीजेंट्स के ऊपर है इम्पोज ऑन पीजेंट्स, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर इम्पोज है? ये पीजेंट्स के ऊपर। और किसको छूट दी गई है इस टैक्स में? फ्रेंड्स को, नोबल्स, यानी कि जो पुजारी लोग हैं उनको छूट मिली हुई है। और साथ में किसको छूट मिली हुई है यहाँ पर? जो कि नोबल पर्सन है। सेकंड जो हमने ऑर्डर रीड किया था नोबिलिटी वाला, उन सभी को छूट दी गई किंग के द्वारा। तो दोनों टैक्स के बारे में एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं हम। टिथ एंड दिस इज टैली, दोनों क्या है? टैक्स हैं। डिफरेंसेस देखते हैं दोनों के बीच में। टिथ क्या था? टिथ राइट मिला हुआ था चर्च को टैक्स लेने का, किससे? पीजेंट से, टोटल प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट, एंड दिस इज कॉल्ड टिथ। अब नेक्स्ट देखते हैं टैली। दिस इज द डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द किंग ऑन द पीजेंट्स। अगर हम छूट की बात करें कि जो टैली था उसमें किसको छूट मिली हुई थी? उसमें छूट मिली हुई थी यहाँ पर प्रीस्ट को और नोबल्स को, यानी कि जो पुजारी लोग होते थे और जो नोबल्स पर्सन होते थे, नोबिलिटी इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर, उनको छूट मिली हुई थी। तो यही दोनों में डिफरेंस है। ये डायरेक्टली इम्पोज होता था किसानों के ऊपर, यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन का कुछ पार्ट नहीं दिया हुआ है। टैली में पार्ट दिया हुआ है 1/10 पार्ट चर्च लेगा ये जो टैक्स था किसानों से, और जो टैली है वो कौन लेगा? जो राजा है, यानी कि डायरेक्टली राज्य के पास जाएगा। तो यही डिफरेंस है दोनों टैक्स के बीच में। तो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं क्वेश्चन। फेडरलिज्म सिस्टम इट मीन्स ए पीस ऑफ लैंड, जर्मन वर्ड से लिया गया है। और इसमें फेडरलिज्म में सामंतवाद, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती थी, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, उनको बोला जाता था लॉर्ड्स, सामंत बोला जाता था। मैनर का था जहाँ पर सामंत लोग रहते थे, अपनी जमीन के आसपास जितनी भी उनकी जमीन होती थी और जहाँ पर वो लोग रहते थे उसको मैनर बोलते थे। मैनर के आसपास पूरी सोसाइटी स्टेब्लिश हो जाती थी, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग वहां पर आकर काम करते थे। फीफ क्या था? दिस इज द, मैं जो आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके चैप्टर से। फीफ क्या होता था? नाइट्स को ए पीस ऑफ लैंड जो दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था फीफ। इट मीन्स एक जमीन का टुकड़ा, ए पीस ऑफ लैंड गिवन बाय लॉर्ड्स टू द नाइट लोगों को। नाइट क्या करते थे इसके बदले में? नाइट लोगों का यही काम था कि वो उनको प्रॉमिस करते थे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे। कैसे? जस्ट लाइक ए सोल्जर,
एक सैनिकों की तरह कि वो उनको प्रॉमिस करते थे कि जब भी आपके ऊपर किसी भी तरह का कह सकते हैं कोई भी काम होगा तो हम आपके लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ये लोग कौन थे? सबसे ज्यादा कह सकते हैं इनको योद्धा माना जाता था, नाइट को, और सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि सम्मान की दृष्टि से भी उस टाइम पीरियड के दौरान देखा जाता। आगे दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, टीथ एंड टेलिंग, दोनों ही टैक्स थे मिडिवल यूरोप के। टीथ इट इज टेकन बाय चर्च टू द पीजेंट्स एंड द टोटल प्रोडक्शन का कितना 1/10 पार्ट। और टैली किसके द्वारा लिया जाता था? जो राजा होता था उसके द्वारा पीजेंट से छूट मिली हुई थी। किनको? पुजारी जो लोग होते थे, जो लोग नोबल पर्सन होते थे। तो स्टूडेंट्स आई होप चैप्टर 6 से हमने आज जो क्वेश्चन 3 ऑर्डर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं वो आपको आज समझ आ गए होंगे। आशा करती हूँ आप इन क्वेश्चंस आंसर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से इनको प्रिपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।